मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, प्लीज कंफर्म विजिबल है या नहीं। Yes, sir, it is visible. स्क्रीन दिख रही है भाई सभी को? Yes, sir. यस। सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल है दोस्तों? बढ़िया। Yes, sir, बढ़िया बढ़िया सर। यस सर। चलो गुड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वाईएमए रिटन कोर्स के अंदर हमने अपनी पहली सीरीज स्टार्ट करी थी, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने 6 लेक्चर देखे अभी तक, प्लस हमने 2 टेस्ट किए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। एक आपका सरप्राइज टेस्ट था, एक था आपका वीकली टेस्ट। उसके सिवा हमने देखी वर्ल्ड मैप की एक मैराथन क्लास। आज अकॉर्डिंग टू दी टाइम टेबल मेरे दोस्त हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जिसके अंदर आज होगी हमारी पहली क्लास। क्लियर है सभी को? Yes, क्लियर चलो, सर। sir. तो सबसे पहले देखते हैं कि सर एग्जैक्टली आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहली चीज है, वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी। वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी। ये कलर सभी को क्लियर है या मैं चेंज कर लूं? No, sir, it is clear. चलो चेंज कर लेता हूं और अच्छे से देखिए। दूसरा सर हम पढ़ेंगे अबाउट सेल। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट्स इसके अंदर लिखवाऊंगा, बस वो 5 के 5 पॉइंट्स याद रखना, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। और सेल के बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से बहुत ज्यादा चांसेस है आपके क्वेश्चन आने के। ठीक है, पूरी सेल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ आप एक पॉइंट में डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अगर इतने ही आसान सेल थ्योरी बना दी जाए तो फिर उसको तो हर एक बच्चा कर लेगा, है ना। लॉर्ड मैकाले जब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम लेकर आया था तो उसने एक चीज देखी कि भारत के अंदर ना लोग सीखना चाहते हैं। ये कौन था भाई? परवेज भाई यार माइक बंद कर ले यार अपना। नहीं नहीं, परवेश की मेरे साइड से तरफ आवाज से नहीं नहीं है है। कि ये बंगाली बाबू। सॉरी सर। हाँ, मुझे आती है बंगाली वैसे। ठीक है, चलो। गुड परवेश उस दिन आफ्टरनून सीटी रजनीश आप सर। मार रहे थे ना? रुक जा करो क्या सर? परवेश, उस दिन कुकर की सीटी हाँ आपकी थी ना? हाँ, यस सर, मेरा भाई खाना बना हाँ रहा था। हाँ, ये सीटी यूपी बिहार में लगती है। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम पढ़ेंगे। सर मैं आपको बता रहा था, जी बताइए। सर क्लास अभी भी चालू हुई क्या? हाँ, अभी अभी चालू हुई है। ओके सर, सॉरी एक्चुअली मैं मैसेज नहीं देखा, अभी 1 बजे क्लास है बोल के वही स्केड्यूल मैंने भी बना। सर मैसेज ही नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ आपने मिस नहीं किया है अभी। तो ओके लॉर्ड सर। मैकाले, मैं यहाँ पे आपको क्या रिलेट करा रहा था कि लॉर्ड मैकाले ने देखा कि इंडिया के लोगों को सीखने की इच्छा है, बट सीखना कैसे ये उनको नहीं पता है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम उसने कर दिया चौपट। अभी सेल थ्योरी में आपको 5 पॉइंट लिखाऊंगा, आप कहोगे सर ये 5 पॉइंट को तो हम एक ही पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या है उस 5 पॉइंट से पूछेगा। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगा और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो 5 के 5 पॉइंट लिखा दूंगा। डन है भाई? यस सर। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल थ्योरी, सेल बायोलॉजी, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायो, इतना हम देखेंगे अपनी आज की क्लास। चलिए,
आगे बढ़ने से पहले क्या कोई भी मुझे इन दो बंदों का नाम बता सकता है? एनीवन, बताइए, ट्राई करो पहचानने का। एनीवन, कोई भी? सर सर शायद शायद सेकंड वाले एरिस्टोटल है। कौन वाले, पहले वाले या दूसरे वाले? सर दूसरे वाले। दूसरे वाले एरिस्टोटल है, अच्छा, ओके, कोई बात दूसरा नहीं। तो न्यूटन। पहला वाला अरिस्टोटल है। पहले वाले सर। बिल्कुल पहले वाले अरिस्टोटल हैं। ओमवीर सिंह, आपने क्या बोला? दूसरे वाले न्यूटन है। यस सर। सब्जेक्ट क्या लिखा है इधर पे? नहीं सर, मैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। सर आई अच्छा, थिंक तो सेकंड वाला बायोलॉजी में आप फिजिक्स डाल रहे हो? सर सेकंड वाला आई थिंक रॉबर्ट हुक। वेरी गुड, बहुत अच्छे गौरव। पहले हैं अपने एरिस्टोटल सर। देखो, मैं तो इनको अरस्तु कहता हूँ, है ना, बिकॉज यहाँ जो भी बच्चा अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उनको पता होगा, हमें अरिस्टोटल के बारे में शुरू से अरस्तु अरस्तु कह के पढ़ाया जाता है। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एरिस्टोटल। और दूसरे हैं आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, दूसरे हैं आपके रॉबर्ट हुक। सर एरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इन्हें हम कौन सी डेजिग्नेशन देते हैं? एनीवन? सर फादर ऑफ बायोलॉजी। बिल्कुल सही, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एरिस्टोटल को हम कहते हैं सर फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो, मैंने यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम क्यों लिखा है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर वो डिस्कवरी ऑफ सेल की थी उन्होंने। फाउंडर ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। 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 बिल्कुल गलत जवाब। सर कैन आई? हाँ हाँ गौरव, बताओ। सर डिस्कवर्ड डेड सेल फ्रॉम बहुत अर्थ। अच्छे, वेरी गुड, डिस्कवर्ड डेड सेल। कभी भी ये मत बोलना। और हाँ, राहुल, मैं आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। रॉबर्ट हुक ने जो टर्म है सेल, उसको क्वाइन किया था। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि टर्म सेल किसने दिया, वहां पे आप नाम लिखोगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, अब आ जाते हैं सर थोड़ा सा बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी है क्या? बेसिकली बायोलॉजी को सर हम कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी को सर हम कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, ओ नीचे चला जा भाई, क्या कर रहा है? गुड, वाह, नाइस। ठीक है, बायोलॉजी को हम कहते हैं सर जीव विज्ञान। अब ध्यान से समझना, बायोलॉजी के अंदर बेसिकली आप पढ़ते क्या हो? अगर मैं कहूं कि दो टर्म्स में आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी डिफाइन करनी है या फिर मैक्सिमम बायोलॉजी डिफाइन करनी है, तो वो दो टर्म कौन से होंगे? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एनीवन? सर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नहीं, मैं दो टर्म पूछ रहा हूं, मैं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं। सर बायो प्लस लॉजी। ये तो आप टर्म को ब्रेक कर रहे हो। सर वो दैट्स आर पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। वेरी गुड। गौरव, मेडिकल से हो क्या आप? नो सर, साइंस बैकग्राउंड। अरे वही भाई, साइंस मेडिकल एक ही होता है, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। दो टर्म्स में सर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, दैट इज, एक है आपका जूलॉजी। कंफ्यूज मत होना भारी भारी टर्म्स देख के, हर एक टर्म्स का सिंपल से सिंपल मतलब मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है सर आपका बॉटनी। ठीक है,
यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है वो इन्हीं दो टर्म्स के अराउंड घूमती है, या मैक्सिमम बायोलॉजी का पोर्शन आपके इन्हीं दो टर्म्स के अकॉर्डिंग घूमता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना सर, जूलॉजी में हम क्या चीजें स्टडी करते हैं। बेसिकली हम स्टडी करते हैं इसमें एनिमल्स के बारे में, और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन यानी इंसान वो भी एक तरीके का जानवर है। ठीक है, दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू दी बायोलॉजी। बाकी जानवरों में और हम ह्यूमंस में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास सोचने की क्षमता है, लेकिन कुछ केसेस अगर मैं आपको अभी बताना शुरू करूं तो उसमें आप कहोगे सर इंसान आज के टाइम पे जानवरों से भी बदतर बिहेव करता है ना। उन केसेस के यस बारे सर। में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं एक आपकी क्लास लेने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। बताओ सभी को मंजूर है? यस सर। सर। यस सर। वैसे तो भाई देखो ये सब बैच वैच का पार्ट नहीं है ना, मैराथन हो गया आपका ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन हाँ क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ने आए हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, ठीक है, वो मैं आपको दे सकूं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर मैं कई सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन वो क्लास फिलहाल के लिए हम आने वाले एक दो हफ्तों में नहीं करेंगे। जब भी होगी मैं आपको पहले से बता दूंगा। तो सर जूलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू दी बायोलॉजी जो इंसान है वो भी एक तरीके का एनिमल है, एक तरीके का जानवर है, ठीक है, जिसके पास सोचने की क्षमता है। अब आ जाओ सर बॉटनी के ऊपर। बॉटनी में हम बेसिकली पढ़ते हैं प्लांट्स वगैरह के बारे में। प्लांट्स। ठीक है, बॉटनी में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं। चलो, गौरव ने ऊपर हमें बताया कि सर एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों में से किसके फादर वो कहे जाते हैं? हाँ जी, एनीवन? नो सर। जी गौरव बताइए। सर जूलॉजी, फादर ऑफ बिल्कुल जूलॉजी इज सही, एरिस्टोटल। बिल्कुल सही। तो आपके जूलॉजी के जो फादर हैं वो कहे जाते हैं एरिस्टोटल से। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी दैट इज एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। एरिस्टोटल। कल को आप हिंदी मीडियम की बुक पढ़ो, आपको ये देखने को मिले कि वहां पर सर अरस्तु लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। दोनों दोनों इनका नाम, ठीक है। अरस्तु हम हिंदी में कहते हैं, एरिस्टोटल हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं? गौरव आप नहीं बताओगे इस बार? एनीवन? सोनिया, सौविक? अरे गलत सही कुछ भी बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां सीखने आए हो, ओके, सर हुक। बट एटलीस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट। जी राहुल, आपने क्या आंसर दिया? हुक। यस सर। चलो ठीक है, ओके। सर बाकी बच्चे? रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ओके। और बताइए जल्दी से। चलो मैं बताता हूं। फादर ऑफ बॉटनी सर हम कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, जैसे जैसे पॉइंट बना बना के लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिख लो, आराम से अच्छे से आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। थियोफ्रास्टस को, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। क्लियर है सभी को? क्लियर सर। यस। फादर ऑफ बॉटनी, इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो, मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? चलो, तो सर बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी दो टर्म्स के आसपास घूमती है, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, बायोलॉजी या फिर मैक्सिमम आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स के अकॉर्डिंग घूमता है, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में सर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। फादर ऑफ जूलॉजी है सर एरिस्टोटल, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर बॉटनी में हम बेसिकली पढ़ते हैं प्लांट्स या प्लांट्स की स्पीशीज के बारे में, उनकी वैरायटी के बारे में। फादर ऑफ बॉटनी है सर थियोफ्रास्टस। सभी बच्चे को क्लियर है? यस सर।
चलो sir. अब सर आ जाते हैं हम थोड़ा सा ना एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी के ऊपर। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि सर पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है उसको आप 4 से 5 टर्म्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो। मैं एक एक टर्म आपको लिखवा देता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट ऊपर और लिखो। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। कल को अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। नाम है सर जेसी बोस। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो Yes, sir. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऊपर जो भी मैंने आपको स्लाइड सभी पढ़ाई, यहां से 2 जगह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, दैट इज फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, एंड फादर ऑफ बॉटनी दैट इज थियोफ्रेस्टस। दैट्स इट। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से आ सकता है। बाकी इस स्लाइड से और कुछ भी नहीं पूछेगा। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है, बट यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। दैट इज फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, राइट? चलो Yes, अब sir. पढ़ते हैं सर एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल ने क्या किया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को, ठीक है, कुछ टर्म्स में डिफाइन किया कि सर जो भी आपकी लिविंग सेल है ना, उसके अंदर ये 4 प्रोसेस होना कंपलसरी, या ये 5 प्रोसेस होना कंपलसरी। पहला जो आपका प्रोसेस है, वेट, लेट मी मेक अ फ्लो चार्ट फॉर यू। चलो, उन्होंने सर पहले प्रोसेस का नाम दिया, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जरा इसको गूगल करना और उसके बाद देखना इसकी कितनी टफ टफ डेफिनेशन आपको मिलेगी। लगेगा कितना बड़ा टर्म है। क्यों? बिकॉज भारत के लोग सीखना तो चाहते हैं, बट सीखना कैसे है ये चीज उन्हें नहीं पता। अब ध्यान से देखो सर, मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता है, आपकी बॉडी की जो सेल है, ठीक है, अगर अभी आपको सेल का मतलब नहीं पता तो इतना समझो कि आपकी बॉडी में छोटे 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 करके कई तरह की स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, या छोटी छोटी सेल्स हैं जो कि बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का। जैसे आप कोई दीवार बनाते हो तो इस दीवार में सर ईंटें जोड़ते हो, तो ये ईंटें क्या हो गए? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस वॉल। इसी तरीके से आपकी जो बॉडी है उसमें अरबों खरबों की मात्रा में ये सेल्स पाई जाती हैं। कोई भी आपकी जो बॉडी होगी उसके अंदर सेल होना कंपलसरी है। बिना सेल के ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये सर होता है आपका सेल। सेल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है या सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको आगे लिखवाऊंगा। उस सेल के अंदर ना बेसिकली कुछ आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है सर? ये है आपकी सेल, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस, जो आपके बेसिकली जो भी आप खाना वगैरह खाते हो इसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये लाइन नहीं समझ में आई ध्यान से सुनो। एक बात मुझे बताना, आप खाना वगैरह खाते हो किस लिए? सर पहला तो हम अपना पेट भरने के लिए खाते हैं, दूसरा थोड़ा सा स्वाद लेने के लिए खाते हैं, तीसरा सर इसलिए खाते हैं बिकॉज ना हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो जो खाना है उससे आपको मिल रही है एनर्जी, और ये जो प्रोसेस है, खाना से एनर्जी बन गई भाई, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन्हीं केमिकल रिएक्शन को जो सेल के अंदर हो रहे हैं उसको हम कहते हैं सर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हर एक बच्चे को क्लियर है? अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो टेंशन मत लेना, मैं आगे आने वाली क्लासेस में इस चीज को और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। चलो, पहला हो गया सर मेटाबॉलिज्म। दूसरा पॉइंट है सर टेम्परेचर रेगुलेशन।
टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, एज इट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द टर्म, टेम्परेचर का रेगुलेट होना या बदलते रहना। ओके सर, Yes, sir. पॉइंट नंबर सी है एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी इन सब टर्म्स का मतलब समझने की आपको जरूरत नहीं है। एम्ब्रियो क्या होता है सर, जेनेसिस क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होते हैं, हर एक चीज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर, और आपका एक चैप्टर होता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके अंदर। फिलहाल के लिए इन टर्म्स को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, कुछ भी घुमा के नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर डी है सर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, और यहीं पे लिख लो पॉइंट नंबर ई, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये बेसिकली बता रहा है कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो इसको सीधा सीधा लिख सकता था भाई ब्रेन, है ना, बच्चों को भी समझ में आ जाता, लेकिन नहीं, हमें तो चौपट करना है। हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कुछ नहीं, सिंपल इसका मतलब जो भी आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एटलीस्ट इन दी एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये चार टर्म्स आप सभी को क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से फ्लो चार्ट Yes, बना sir. लेना, जिंदगी भर याद रहेगा। और कुछ भी इसमें अभी एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत करना कि सर टेम्परेचर रेगुलेशन, मैं तो ना सर क्या कहते हैं, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट टाइप का हूं, तो मोबाइल निकालूंगा एंड सर्च करूंगा एंड डेफिनेशन लिख दूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, ये काम मत करना। ठीक है, चलो, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. एनीवन भाई, कोई डाउट? Yes. No, sir. No, sir. नो सर। चलो, सेल चाचा तो यार नीचे चले गए, इनको हमें ऊपर करना पड़ेगा। वेट, सर ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। चलो, सर इससे ज्यादा ऊपर आने का इनका मन नहीं है। हाँ भाई। सर आपने जो ऊपर 5 पॉइंट लिखवाया है वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिस्टोटल है ना? हाँ, आप इसको कह सकते हो, ओके सर। बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, देखो बायोलॉजी बेसिकली आपकी है क्या, बायोलॉजी इज डिफाइंड इन टू टर्म्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब कह दो सर प्लांट्स लिविंग होते हैं नॉन लिविंग, चलो कोई बच्चा मुझे बताएगा? Sir, living भाविका, होते हैं। लिविंग। Living, sir. Living होते हैं sir. प्रियंका, यस सर। प्लांट्स लिविंग होते हैं? यस सर, लिविंग होते हैं। मैंने तो सुना था यार नॉन लिविंग होते हैं। तो सर लिविंग होते हैं। पक्का? यस सर, यही पढ़ा है। चलो गुड, सही पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन जहां से आता है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी में, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी में यही 5 पॉइंट्स थे जिसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी एरिस्टोटल की थ्योरी घूमती है। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स के सिवा आपको छठा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं सर, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सेल के बारे में। जस्ट गिव मी अ मिनट। सर ये सेल क्या होता है ना, एग्जैक्टली ये सेल होता क्या है, ये आया कहां से, तो ध्यान से समझना। सर सेल कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट दी बिल्डिंग ब्लॉक ठीक है, इट इज जस्ट दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्ट्रक्चर। अब यहां पे मैंने स्ट्रक्चर इसलिए लिखा बिकॉज देखो आपको प्लांट के अंदर भी सेल देखने को मिलेगा। ठीक है,
आपको एनिमल के अंदर भी सेल देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर से बेसिकली आप दो टर्म्स याद रख सकते हो सर। पहला है एनिमल, जिसमें आपके ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और दूसरा है सर हमारा प्लांट्स। सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते ब्लॉक? बिल्कुल कह सकते हो आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो आप। सर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी, जैसा कि हमें प्रियंका ने बोला, ये सीधा आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो। तो सर ये हमारा बेसिकली होता है सेल। अब जानते हो, सिंपल सिंपल अगर सेल बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। तो बायोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं साइटो। हम सेल नहीं बोलेंगे सर, हम बोलेंगे साइटो। यानी सेल को सर आप साइटो भी कह सकते हो, बिल्कुल। और जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो उसे हम कहते हैं लॉजी। ठीक है, यानी मैंने आपसे कहा कि सर आपको सेल के बारे में पढ़ना है, तो आप बना दोगे सर सेल लॉजी, बिल्कुल सही। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में हम सेल को कहते हैं साइटो। इसका मतलब सर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, साइटोलॉजी। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि सर साइटोलॉजी क्या होता है, तो क्या सभी बच्चे आंसर दे पाएंगे? Yes, यस sir. sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो, अब आ जाते हैं सर एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का। एंड सेल बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा कि हमारी इस बॉडी के अंदर, आपकी इस बॉडी के अंदर करोड़ों अरबों सेल है करेंट टाइम में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि सेल की जो साइज होती है सर वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। एंड आपको सेल देखने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सर हम थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, कोई आपसे पूछे कि सर ये जो टर्म है सेल, ठीक है, ये क्वाइन किसने किया, ये टर्म दिया किसने, तो इट वाज क्वाइंड बाय रॉबर्ट हुक। क्या सर? सेल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो थोड़ा सा सर हम और एक कंसेप्ट को देखते हैं। सीधा सीधा पॉइंट लिखो। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा सेल को। रॉबर्ट हुक ने सर सबसे पहले देखा आपके सेल को अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेकिन सर यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने जो है जिस सेल को देखा वो मरी हुई थी। ठीक है, वो सर डेड सेल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आपको फंसाएगा। रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने, या रॉबर्ट हुक ने एक टर्म कॉइन किया, दैट इज नोन एज सेल। उन्होंने सबसे पहले अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप सेल को देखा, लेकिन वो सेल डेड सेल थी। बताइए किस प्लांट के अंदर या किस चीज के अंदर उन्होंने सेल को देखा था। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझना, उन्होंने सेल देखा था कॉर्क के अंदर। ठीक है, यानी ध्यान से समझना। थोड़ा सा गूगल के ऊपर चलें। चलो मैं आपको एक बार ना कॉर्क दिखा देता हूं ताकि आप लोग विजुलाइज करें।
अरे खुल जा भाई। हाँ जी, दिख रहा है आपको? ये देखो, सबसे पहले ये आपका पेड़ है एंड दिस इज योर कॉर्क। ओ भाई, यहाँ पे तो चलेगा नहीं। ये कॉर्क दिख रहा है आप लोग को यार? ये देखो, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। दिख रहा है अभी? यस सर। ये जो व्हाइट व्हाइट है इसी को हम कहते हैं कॉर्क। ओके सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Sir. चलो ठीक है। तो सर उन्होंने देखा कॉर्क सेल के अंदर, कॉर्क सेल के अंदर। यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, तो इस पॉइंट को लगा लो स्टार। ठीक है। क्वेश्चन आपसे याद रखना, बहुत कम चांसेस है कि ये पूछ ले बताओ डेड सेल सबसे पहले किसने देखी, या सेल टर्म किसने कॉइन किया। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा सर ये कॉर्क सेल वाले पॉइंट। सब बच्चों ने नोट कर लिया इसको? yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। कोई Yes, बच्चा मुझे बता सकता है कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था? सर रॉबर्ट ब्राउन। नहीं भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं देखा था। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है? सर क्या वो जी, एंटन वैन लुइन हॉक ऐसे कुछ नाम है उनका? बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा बिकॉज इसमें काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, ल्यूइन हॉक या लुइन हॉक, एंटोनी लेवोइजियर वगैरह। वैसे देखो लेवोइजियर दूसरा था, याद रखना। एंटोनी नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में लिखा रहता है एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर। वो बंदा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसका बायोलॉजी में कोई रोल नहीं है। ठीक है। और ऑप्शन में ल्यूइन हॉक भी लिखा रहेगा, तो पहचानने के लिए डायरेक्टली सर्च करना ल्यूइन हॉक कि किस ऑप्शन पे लिखा है। ठीक है। यस सर। मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट ल्यूइन हॉक लिखवा रहा हूं बिकॉज ऑप्शन में एंटोनी एंटोनी नाम के दो बंदे मिलेंगे। एंटोनी लिखवा दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसी वजह से यहां पर मैंने पॉइंट आपको लिखवाया है ल्यूइन हॉक। याद रखना इन्हें बाय लिविंग सेल। ठीक है। अब सर आ जाते हैं हम थोड़ा सा सेल थ्योरी के ऊपर। देखो यार, सेल थ्योरी ना बेसिकली आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहती है, ध्यान से समझना। सर जी, सर ये भी एक पॉइंट था कि लिविंग सेल पहले किस में देखा, प्लांट या एनिमल? लिविंग सेल पहले किसने देखा? मतलब जैसे आपने बताया ना ये डेड सेल कॉर्क में देखा था, वैसे लिविंग सेल आई थिंक पहला प्लांट के लिविंग सेल को देखा गया था, आई चलो रिमेम्बर जहां ठीक है, तक। कोई बात नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा ठीक है सर, मेरे को लगा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए बोला। नहीं नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लिविंग सेल से आपका एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज लुईन हॉक वाला। ठीक है। देखो, बायोलॉजी के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं मुझे बताना। सर मैक्सिमम 8 to 10। 5 तो मिनिमम होगा सर, मैक्सिमम 7 जा सकते हैं। मैक्सिमम हम मोटा मोटा 10 मान लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, बायोलॉजी में आपके बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। या ठीक है। एक चैप्टर होता है क्लास 10 के अंदर, लाइफ प्रोसेस। उसमें आप बेसिकली डाइजेशन पढ़ते हो, रेस्पिरेशन पढ़ते हो, एक्सक्रीशन पढ़ते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, हार्ट के बारे में पढ़ते हो, हर एक चीज आप करते हो, है ना। दूसरा आपका एक जो है चैप्टर आता है जिसमें आप ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ते हो, है ना, न्यूरॉन वगैरह के बारे में पढ़ते हो। यस सर। तो बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अगर वो सिर्फ एक चैप्टर से घुस के क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो यार एग्जामिनर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। यस सर, राइट सर। सेल चैप्टर से एक चीज मान के चलो कि आपका मैक्सिमम दो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा क्वेश्चन सेल चैप्टर से नहीं आए। ठीक है। और उसको लिविंग सेल से क्वेश्चन बनाना होगा तो लियोन हॉक वाले पॉइंट से ही बनाए। ओके सर। तुम में से किसी का यूपीएससी से कनेक्शन तो नहीं है?
पता चले फोन करके बता दो कि आंजने भैया बड़े कॉन्फिडेंट हैं सर, इस बार डाल देते हैं प्लांट वाला पॉइंट। हाँ जी। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ गुड। चलो अब आ जाते हैं सर सेल थ्योरी पर। पहला क्वेश्चन जो आएगा सेल थ्योरी से वो आएगा सर कि सेल थ्योरी दी किसने। दो बंदों का नाम आता है यहां पर, मैथियस क्लीरेन एंड थियोडो श्वान। थियोडो श्वान। पूरा नाम नहीं याद हो रहा, सिर्फ और सिर्फ सरनेम याद कर लो, कोई बात नहीं चलेगा। मैथियस क्लीडेन एंड थियोडो श्वान ने आपकी जो है सेल थ्योरी को दी। अब ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन ऊपर लिख देगा सर बताओ मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी। तो भाई मॉडर्न सेल थ्योरी इन्हीं दोनों ने दी, राइट। हाँ इसमें एक और बंदे का योगदान, उनका भी आप नाम लिख दो या नाम लिख लो, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले। रुडोल्फ विर्चॉव। सर यहाँ रुडोल्फ से तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे ना, कि पहला पूछ लेगा सेल थियरी किसने दिया, अगर ये नहीं पूछना होगा तो पूछ लेगा मॉडर्न सेल थियरी किसने दिया, तो फिर इसमें रोडोल्ट का भी नाम आ जाएगा। हाँ रुडोल्फ विर्चो का भी नाम इसमें आएगा। रुडोल्फ विर्चो भी आपके सेल थ्योरी से रिलेटेड हैं। देखो यार, मॉडर्न हो ओल्ड हो नई हो पुरानी हो, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है ना। एग्जामिनेशन में उसको आपको घुमाना है। अब जीडीपी मैंने आपको अगर आसान लैंग्वेज में समझा दिया, अब आपको जीडीपी का कंसेप्ट पता है। ये एग्जामिनर को भी पता होता है कि यार ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, सीडीएस में आ रहे हैं, इनको जीडीपी के बारे में कुछ तो पता होगा, इनको थोड़ा सा घुमाओ। वो क्या करेगा, दे देगा 50-60 लाइन की स्टेटमेंट, 50-60 वर्ड्स बेसिकली उसमें होंगे, है ना, हर एक स्टेटमेंट में। लेकिन आपको कंसेप्ट से नहीं भटकना है। मॉडर्न दे, ओल्ड दे, हटा हुआ दे, सिला हुआ दे, सभी सेल थ्योरी में नाम डाल देना मैथियस क्लीडेन, थियोडो श्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। सबसे ज्यादा जो थ्योरी पूछी जाती है दैट इज आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है। यस सर। कल को देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका नाम दे देगा, इनका नाम दे देगा, इनका नाम दे देगा, और नीचे डाल देगा एरिस्टोटल। नीचे डाल देगा एरिस्टोटल, कहेगा बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मॉडर्न सेल थ्योरी। अब बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, रुडोल्फ विर्चो का नाम मार के आ जाते हैं, क्योंकि ये दो नाम उन्हें पता होता है। एरिस्टोटल तो उन्हें पता है यार, फादर ऑफ बायोलॉजी है, इसमें भी उनका योगदान रहा है। रुडोल्फ विर्चो, ये अपनी पहचान करिए, इसको मारो काटा, हटाओ इसको, वहीं आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो का नाम अलग कलर में लिख के दिया कि याद रखना इसको, ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर सेल्फ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सर सेल थ्योरी दी कब गई। इट वॉज गिवन इन 1839। ओके, इट वॉज गिवन इन 1839। क्लियर है सभी को। यस सर। अब देखो, अगर एग्जामिनर को मन है, अगर उसका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ है तो क्या करेगा, ध्यान से समझो। ये सभी चीज को एक ही में कंबाइन कर देगा, कह देगा कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला उसमें लिखेगा मॉडर्न सेल थ्योरी was given in the year 1839. When we used to study about modern cell theory, three man comes in the picture, या तीन आदमियों का वहां बेसिकली नाम आता है। पहला है आपका मैथियस क्लीडेन, दूसरा है थियोडो श्वान, तीसरा है रुडोल्फ विर्चो। अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 पे रहेगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर 2 पे रहेगा ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी पे रहेगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी पर रहेगा नाइदर 1 नॉट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलो अब सर हम बेसिकली समझते हैं कि सेल थ्योरी में हमसे कहा क्या गया। अब मैं आपको समझाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में समझा दे रहा हूं, लेकिन पॉइंट्स आपको 4-5 लिखने पड़ेंगे। सिंपल से समझना, हमारा शरीर सेल यानी कि
कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सेल थ्योरी एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करनी है तो ये उसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेट लाइन है। क्या मेरे दोस्त? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन अगर इतना आसान मैं इसको कर दूं तो यार फिर सभी लोग यूपीएससी का एग्जाम पास कर जाओगे। तो इसमें उन्होंने बना दिए 4 या 5 आपके पॉइंट्स, ठीक है, जितने भी होंगे गिन लेना, मैं सारे के सारे पॉइंट आपको लिखवा दूं, ठीक है। वापस से बना लो वही वाला फ्लो चार्ट और एक एक पॉइंट लिखते हैं। सर इसके अंदर जो आपका पहला पॉइंट आया, ओ भाई क्या कर रहा है यार, चलो। पहला पॉइंट आया कि सर जो आपका सेल है ना, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी देखना, हर एक पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो कहीं ना कहीं जाकर इसी एक सिंगल लाइन से रिलेट करेगा। सेल इज योर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट है सर कि जो सेल होता है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। अरे यार इसको थ्योरी देने की क्या जरूरत है, ये बात तो सबको पता ही है कि सेल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो नहीं कहेगा कि सेल थ्योरी का ना जो दूसरा पोस्टुलेट, जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है सर द साइज ऑफ अ सेल इज टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ नेक्ड आई, फॉर ऑब्जर्विंग इट वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। और लड़का पागल, अरे बाप रे बायोलॉजी बहुत टफ है, हमें नहीं पढ़ना। अरे यार सबको पता है सेल स्मॉल होता है, उसमें थ्योरी देने की क्या जरूरत है? नहीं सर थ्योरी देंगे। तो यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं टू स्मॉल। क्या सर? सेल, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, सर जो सेल है ना, प्लांट वाली जो सेल है उसमें उसका जो शेप और साइज है वो अलग होगा और एनिमल वाले में अलग होगा। अरे यार क्या मतलब है इस पॉइंट का? एनिमल का स्ट्रक्चर और प्लांट का स्ट्रक्चर सेम होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। तो जब स्ट्रक्चर ही नहीं सेम है, मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन क्या लिखवाई सर सेल की, कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्ट्रक्चर। मैंने कहा आपको बुर्ज खलीफा बनाना है और मैंने कहा कि आपको चुपचाप एक छोटा सा घर बनाना है, ठीक है। तो यार इसमें जो आपने मटेरियल यूज किया और जो इसमें मटेरियल यूज किया वो तो डिफरेंट होगा ना। इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में जितने ईंटे लगे हैं वो, और आपके घर में जितने ईंटे लगे हैं वो डिफरेंट होगा, जायज सी बात है। लेकिन नहीं सर, उसको हम ना थ्योरी में देंगे। तो थर्ड पोस्टुलेट आपसे कहता है सर डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तीसरा इसने जो है यानी कि चौथा, हाँ पॉइंट नंबर 4 लिखो। पॉइंट नंबर 4 इसने क्या कहा? पॉइंट नंबर 4 इसने कहा कि जो भी लिविंग सेल है ना वो कुछ करे या ना करे लेकिन 3 काम जरूर करे। वो 3 काम जरूर करेगी। पहला करेगी सर रिपेयरेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपको कभी चोट लगती है, आपका कहीं छिल विल जाता है, तो क्या जिंदगी भर वो वैसे ही रहता है? नो सर। सही हो जाता है। यानी कि सेल आपकी बेसिकली क्या करती है? रिपेयरेंस का काम करती है, आपकी मरम्मत करती है। आपको अगर कहीं चोट लग गई, कहीं से खून निकल रहा है, कुछ टाइम बाद वो खून रुक जाएगा, वो जगह वापस से उस तरीके से हो जाएगी। कंडीशन क्या है कि सर कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि लिविंग सेल
आपका रिपेयरेंस का काम करती है। यानी कि पॉइंट क्या है कि सर जो भी सेल है हमारी, अगर वो लिविंग है, ठीक है, तो मरम्मत का काम करेगी, करेगी ही करेगी। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि सर वो ग्रोथ में हेल्प या ग्रोथ के प्रोसीजर में अपना योगदान देगी ही देगी। मुझे एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले आपकी जो हाइट थी, क्या अभी भी वही हाइट है? नो सर। आप कहोगे नो सर, वो हाइट नहीं है। हाइट तो हमारी जो है या तो बढ़ गई है या तो उतनी है, घटी तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, यानी कि सर ग्रोथ में हेल्प करती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि सर वो केमिकल रिएक्शन भी करेगी ही करेगी। जानते हो किया क्या? एरिस्टोटल वाले पॉइंट को लाके अपनी थ्योरी में डाल दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सिंपल कहूं कि इन चारों पॉइंट से मैं एक कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि सर हमारी बॉडी जो है सेल से बनी। अब सेल बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। जिस कैटेगरी का आपका ऑर्गेनिज्म होगा, अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसमें शेप और साइज डिफरेंट होगा, प्लांट बॉडी है तो उसमें शेप और साइज डिफरेंट होगा। अच्छा सर, हमारे यहाँ जो सेल है ना वो लिविंग है ना? ह्यूमन बॉडी में जो सेल है सर वो लिविंग सेल है, प्लांट बॉडी में सर जो सेल है वो लिविंग सेल है, मोटे मोटे तौर पे अगर देखो तो। सर वो रिपेयरेंस का भी काम करेगी, ग्रोथ में तो हेल्प करेगी ही करेगी। एंड सर हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए, तो मेटाबॉलिज्म का भी जो प्रोसेस है वो भी करेगी ही करेगी। अल्टीमेटली निकल के क्या आया कि सर आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हालांकि सेल थ्योरी में आपको ये 4 के 4 पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन कोई पूछे सेल थ्योरी क्या है, एक लाइन में डिफाइन करो, एक लाइन में ये बोल देना। कोई पूछे सर डिटेल में क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी सेल को खोल देना, खोल के ये 4 पॉइंट बता देना। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है भाई? Sir. Yes. Yes, sir. चलो अब हम बढ़ते हैं सर थोड़ा सा आगे। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि दुनिया में सबसे जो बड़ी सेल होती वो किसकी होती? ऑस्ट्रिच बताइए। एग। Ostrich egg. ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, वर्ल्ड में अगर आप कंपेयर करोगे तो इट इज ऑस्ट्रिच एग। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, परेशान मत होना। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। हाँ जी, ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है या इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट? जल्दी से। नो सर। सर क्लियर। सर क्लियर है। Clear, sir. दूसरा पॉइंट लिखना, सर सबसे छोटा किसका होता है? ठीक है, ये तो सर आपने बता दिया सबसे बड़ा। वेट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइज ऑफ सेल। समझ जाओगे ना भाई इसे? यस सर, यस सर। चलो अब मैंने यहां पर कहा सर वर्ल्ड में मुझे बताओ, अभी हम वर्ल्ड में ही हैं, ठीक है, साइज ऑफ द सेल स्मॉलेस्ट सर किसका होता है? अमीबा। हाँ, अमीबा। नहीं नहीं, अमीबा नहीं। जल्दी से। सर ये होता है माइकोप्लाज्म। ठीक है, टेक्निकल टर्म यही है। डन है भाई? यस हाँ सर। जी, क्लियर है? यस यस सर। सर। अब देखना, मैं आपको बताता हूं ह्यूमन के अंदर। यहां पे पॉइंट लिखो सर, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है। ठीक है, यहां पर पॉइंट लिखो माइक्रोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म नहीं, माइकोप्लाज्म। यस सर। ठीक है, माइकोप्लाज्म। क्लियर है भाई? यस सर। चलो, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर सबसे बड़ा हमारा होता है ना? यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं बिग, बिग, स्मॉल,
मुझे भाई 1 मिनट का टाइम देना तो, है ना, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। यस सर। Okay, sir. पंखा ना बड़ी आवाज कर पाए भाई, आप लोग सपोर्ट अपोर्ट करो यार, है ना, स्टूडियो वगैरह बनवाने में। देखो कभी भी अगर ऐसा ख्याल आए ना कि सर हमें ऐसा फील हो रहा है कि अपनी जायदाद वगैरह हमें आपके नाम कर देनी चाहिए, तो शर्माना नहीं उसमें, बिल्कुल शर्माना मत, एकदम पूरी खुली इजाजत है भाई मेरी। सर पहली सैलरी आपके नाम। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड सर वाइस नहीं, वर्सा। हाँ ठीक है, चलो सैलरी वाली नहीं चाहिए भाई, ठीक है, आप लोग बस पढ़ लिख के कहीं पे सेटल हो जाओ। हाँ बस याद रखना कि हाँ कभी पढ़ा करते थे जीएस वगैरह हम भी, ठीक है। यस सर। चलो उसके बाद यहाँ पे लिख लो लॉन्गेस्ट, क्वेश्चन यही 3 से आएगा, ठीक है। चलो सर सबसे बड़ा होता है ओवम, ठीक है, सबसे छोटा होता है सर स्पर्म। कोई मुझे बता सकता है सर स्पर्म की साइज छोटी है तो उससे उसको फायदा क्या होता है? सर उसके मूवमेंट में हेल्प होता है सर। हाँ बिल्कुल सही, उसके मूवमेंट में आसानी होती है, ठीक है। और ओवम सबसे बड़ा है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि सर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली याद रखना कि ओवम जो है उसको मूवमेंट करने में या तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बेसिकली वो मूवमेंट करता ही नहीं, सिंपल से याद रखो। दिक्कत क्या होती है, वो मूवमेंट करता ही नहीं, स्पर्म सेल जाके ओवम से मिलती है। ओवम क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ रिप्रोडक्शन चैप्टर में, यस ठीक है। सर। सर लॉन्गेस्ट होता है हमारा न्यूरॉन से, न्यूरॉन क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे ब्रेन के कंसेप्ट में। फिलहाल के लिए आप ये तीनों पॉइंट्स एज इट इज याद रख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को इस पॉइंट से मिल सकता है, ठीक है भाई। यस सर। चलो एक बात मुझे बताना, क्लास में खाली राहुल बैठा है? नो सर। नो सर सर। न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही होता है। न्यूरॉन और, नर्व सेल। हाँ नर्व सेल भी आप कह सकते हो, न्यूरॉन नर्व सेल एक ही, ठीक है। चलो ओके। अब सर आ जाते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मैं यहां पर डायग्राम नहीं लेके आया बिकॉज अगर मैं डायग्राम लेके आता तो डेफिनेटली आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते। भाई क्लास आधा घंटा और चलेगी, ठीक है, क्योंकि जब तक मेरी स्लाइड्स खत्म नहीं होती तब तक मैं क्लास रोक नहीं सकता। ओके सर। चलो इस पेज के ऊपर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। वाओ नाइस। चलो सर ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब मुझे एक चीज बताओ, प्लांट ज्यादा नाजुक होता है या ह्यूमन बॉडी? सर प्लांट। प्लांट। प्लांट ज्यादा नाजुक होता है, इसका मतलब सर हमें प्लांट को ना एक एक्स्ट्रा कवरिंग देने की जरूरत है, हमें कुछ ना कुछ उसको ना एक्स्ट्रा कवरिंग करनी पड़ेगी ताकि उसको भी नुकसान ना पहुंचे। तो यहां पर बेसिकली मैं कुछ इस तरीके की चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अभी कंफ्यूज मत। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, सर ये जो व्हाइट वाली लाइन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कुछ नहीं, एक सिंपल सी प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो उन्हें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। तो ये सर आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। और ये जो लाल कलर की लाइन है यहां पे आप लिखो मेरे दोस्त सेल वॉल, यहां पे आप लिखो सेल वॉल। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि एनिमल सेल थोड़ी सी मजबूत होती है कंपेयरिंग टू प्लांट सेल,
तो क्या आपका जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में मिलेगा या नहीं मिलेगा? कम ऑन जल्दी से। नहीं मिलेगा सर। और प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगा। गलत। हाँ। प्लांट सेल के अंदर दोनों मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा और सेल वॉल भी मिलेगा। हाँ सर, दोनों मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब सर आप यहां से एक पॉइंट क्या याद कर सकते हो, या बेसिकली इसको ऊपर कहीं पे लिख लो इस तरीके से कि सेल वॉल हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। और आपका सेल मेम्ब्रेन ये आपको मिलेगा एनिमल्स में देखने, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ने से पहले आप कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखो। सर जो आपका सेल वॉल होता है, ठीक है, मैं आपको ऊपर नहीं लिख पा रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगी जब आप रिवीजन करोगे। सर जो आपका सेल वॉल होता है ये बना होता है सेलुलोज का, ये बना होता है मेरे दोस्त सेलुलोज का। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, आपका जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल किसका बना होता है मेरे दोस्त? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एनीवन? प्लास्टिड। प्लास्टिड कहां से आ गया इसमें? सर तो सेल्यूलोज का बना होता है ना सेल वॉल, अभी तो पढ़ा है आपने। वेरी गुड। यस सर। मैंने माय आपसे बैड। क्वेश्चन क्या पूछा कि सेल वॉल किसका बना होता है? इसका मतलब कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। नो सर, एक्चुअली वाज थिंकिंग समथिंग। यही तो होता है यार, क्लास में ना ध्यान देने का मतलब क्या है कि यू आर थिंकिंग समथिंग। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए मैं जो भी था मुझे पता नहीं कौन था ये, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा काम मत करो यार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो पढ़ लीजिए। सर सेल वॉल हो गई, ये बनी होती है सर आपकी सेलुलोज की। ठीक है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सर जो आपका बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सर शायद प्रोटीन से बनी होती है। हाँ, टर्म तो आपने ठीक ठाक पकड़ा है। प्रोटीन के आसपास आ जाओ थोड़ा सा, पी से स्टार्ट होता है वो। फॉस्फोरस। नहीं नहीं, फास्फोरस नहीं, पी से ही स्टार्ट होता है, जल्दी से। फ्लोएम फ्लोएम क्या? भाई जाइलम और फ्लोएम। वो एफ से होता है ना यार। यार ये कौन है भाई जाइलम और फोइलम वाला? भाई सर क्या कर रहे हो यार, तुम तो पूरे कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा दोगे यार। जाइलम और फोलम का दूसरा, वेरी गुड शशांक, पेप्टिडोग्लाइकन। वेरी गुड। जाइलम और फोलम कहाँ पे यार, बुक खोल के बैठा क्या भाई, कौन था ये कौन सा बच्चा था जिसने बोला जाइलम और फोलम? कर रहे होंगे। ओमवीर। ये बताओ गूगल खोल के बैठे हो या फिर ये खोल के बैठे हो, कोई किताब किताब खोल के बैठे हो? नहीं सर, पी से याद आया तो मैंने सर बोल दिया। अच्छा जाइलम और फोइलम, वाह। नहीं चलो, पी फोइलम तो समझ में भी आता है, जाइलम क्या सोच के बोला? नहीं सर, रिलेट करने के लिए बोला था। वेरी गुड, थोड़े यार, कोई बात नहीं, चलो, है ना। बेसिकली मेरा ओमवीर फेवरेट स्टूडेंट है, क्यों? क्योंकि वो सीखना चाहता है। अगर वो पहले से ही सब कुछ पढ़ के आया होता तो मुझे क्यों मजा आता उसको पढ़ाने में, राइट ओमवीर? यस सर। चलो घबराना नहीं है, ध्यान से देखो। सर बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैं आपको एज अ पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर है भाई सभी को? Yes, Yes, sir. सर sir. एक बात बताना, बैक्टीरिया ये आपका सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, या फिर ये नाउन है ही नहीं, ये प्रोनाउन है? बताइए।
सर ये इंग्लिश सिंगुलर पढ़ते हो ना आप लोग? इंग्लिश पढ़ते हो ना आप लोग? बताइए बताइए बताइए। सर, ये प्लूरल है सर। चलो, राहुल का जवाब बिल्कुल गलत है। भाविका बताएंगी। भाविका बताइए। सर बैक्टीरिया सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। हाँ, वेरी गुड। देखा, भाविका आपका भी जवाब बिल्कुल गलत है। राहुल ने बिल्कुल सही बताया था, बैक्टीरिया इज योर प्लूरल नाउन। ठीक है, ओके सर। मतलब मैंने एक चीज बोला, सबके दिमाग में प्लानिंग क्या थी, राहुल को बताने दो। राहुल ने बता दिया सर प्लूरल नाउन। अब सबके दिमाग में घंटी बज गई कि चलो राहुल को फॉलो करते हैं। सब ने अपना आंसर तैयार कर लिया। जैसे मैंने बोला राहुल का गलत है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर जो मैंने आंसर सोचा है वो सही होगा या गलत होगा। सर बट पहले ही आपने गलत बोल दिया तो हम मतलब कैसे अपोज करें? अपोज के आपको बोलना चाहिए, नहीं सर ये प्लूरल नाउन है। आप कैसे करो कि इस क्या कहते हैं, राहुल ने गलत जवाब दिया है। पहले तो हम कॉन्फिडेंस में नहीं थे और आपने गलत बोल के फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, तो मतलब वो डायरेक्टली आंसर किस सही किसने हो। वो मूवी देखी है भाई? वेट, है ना? जो कुछ कुछ मूवीज ना आपको बहुत अच्छा सिखाती हैं। वो मूवी देखी है आपने, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल? देखा है हाँ सर। सर। देखा है ना? उसमें जब वो अपने इंटरव्यू में जाती है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, आई थिंक वो साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा था। उसमें वो एक लड़की को खड़ा करता है और उससे पूछता है अशोक चक्र का रंग क्या है? तो बताती है सर कि नीला रंग है। वो उसको कहता है नो इट इज ब्लैक। अब बताओ अशोक चक्र का रंग क्या है? सर ब्लैक। क्यों भाई, आपको अपने जवाब पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है? इसका मतलब कि जब आप फौज के अंदर जाओगे, आप जो भी डिसीजन लोगे आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। राइट? इस जवाब से आपकी वो क्वालिटी डिपेक्ट होती है। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि सर मेरा आंसर सही है तो बी कॉन्फिडेंट कि सर सही होगा। ओके सर। ठीक है भाविका? एंड बाकी लोग का क्या सीन है भाई? खाली भाविका बैठी थी क्लास में? हाँ जी, प्रियंका, ओमवीर, शशांक, आज तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया? सौविक, यस सर। बंगाली बाबू, क्या हाल है? बढ़िया सर। अरे, क्वेश्चन का क्या हाल है, बढ़िया और कैसे हो वो नहीं पूछ रहा हूं। चलो, कोई मुझे और एक, चलो एक और क्वेश्चन बताओ आप लोग। फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? फंगाई, एनीवन? चलो, ये सर। आप लोगों का होमवर्क है। ओके ठीक सर। है, यहां पे लिख लो फंगस। मुझे बताना इसकी सर सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक है, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये आप लोग बता के लाओगे एज अ होमवर्क। चलो, कल क्लास में आते ही सबसे पहले पूछूंगा। सर ठीक है, शायद सर पता है मुझे। बताइए। तो सर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको, प्रोटीन। चलो ठीक है, फिर भी आपका होमवर्क ही रहे, पता करके लाना। ओके। ठीक है, और रिसर्च अच्छे से करना। हमेशा देखो, जो रिसर्च की जाती है वो विकिपीडिया पे जाकर की जाती है, ये भी बात याद रखना। शशांक का बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड शशांक। लेकिन उसका क्या जवाब है कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। ये सर्च करके आना फंगस वाला। ठीक है, ओके सर। चलो। हम कहां पे थे सर? हम थे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब यहां पर ये पॉइंट भी लिख लो कि सर सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। सर सेल वॉल खत्म हो गया? हाँ भाई, सेल वॉल में नहीं, नहीं रुक जाओ, अभी तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बचा है। सेल वॉल में जो पॉइंट्स काम के थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। ओके सर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सर आपकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की। फॉस्फोलिपिड्स, कंफ्यूज मत होना, एक एक टर्म आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं। फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। एक पॉइंट और यहां पर लिखो,
अच्छा नहीं, पहले मुझे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने दो, उसके बाद मैं आपको वो पॉइंट लिखवाऊंगा। ठीक है। सेल के अंदर सर आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो कुछ इस शेप के अंदर होता है, वेट, है ना, कैप्सूल शेप के अंदर वो होता है, जिसको सर हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाओ नीचे, हेडिंग डाल लो माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? यस सर हो गया। पढ़ गई हेडिंग? यस सर। अब पॉइंट लिखो। यस सर। सर माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यस सर। क्योंकि सर ये आपका कहीं ना कहीं एनर्जी बनाने का काम करता है। अब ध्यान से देखना, हर एक सेल के पास आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मैं कहूं कि सपोज अभी मेरा सबसे ज्यादा मुंह चल रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेरा इस टाइम मुंह चल रहा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, अगर मेरे जो टंग है, अगर उस पे जितनी भी सेल्स हैं उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, तो क्या होगा सर? एक टाइम बाद मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर मैं कैसे बोलूंगा? ऐसे, हाँ जाजे चाय धान दे छे, फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली सर मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूं कि जितनी भी आपकी बॉडी, जितनी भी सेल्स हैं आपके बॉडी के अंदर, हर एक के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तभी आपकी पैर में भी एनर्जी बनती रहती है, आपका जो हाथ है उसमें भी आपकी एनर्जी आती रहती है। सर ब्रेन को भी हमारे जो है सोचने की क्षमता चाहिए, है ना। आंख में भी सर हमारी जो है क्या कहते हैं उसको, चीजें ऑब्जर्व करने की क्षमता चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मुझे सर बोलने की कैपेसिटी चाहिए, बोलने की क्षमता चाहिए। इसका मतलब सर हर एक के पास अपना पर्सनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको सर आप कहते हो किचन ऑफ द सेल। मुझे एक बात बताओ, आपके घर में जहां पे खाना बनता है उसको क्या कहते हो? किचन। सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है? पावर जनरेट हो रही है सर। एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी। तो जहां एनर्जी बन रही है उसको हम क्या कहेंगे? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस। पावर हाउस। जहां पर एनर्जी बन रही है उसको हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किचन जिस सर। जगह पर एनर्जी बन रही है उसको हम क्या कहेंगे? किचन ऑफ द सेल सर। किचन कहेंगे। तो यहां से सर आ गया, सेल का किचन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो किचन ऑफ द सेल क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया सर। क्लियर है सभी को? अब ओके सर जी एनर्जी तो बन गई, यस सर। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि एक बात बताओ यार, इतना तो हम एनर्जी बना रहे हैं, अब इसको पहुंचाने का काम भी मैं करूंगा? हाँ, बाकी सब आलसी की तरह बैठे रहोगे, सारा काम मैं ही करूंगा? यहां पे आपका रोल आता है, स्ट्रक्चर बना लो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर दिस इज नोन एज योर गोल्जी बॉडी। देखो मैं डायग्राम अलग जगह बना रहा हूं एंड पॉइंट्स आपको अलग जगह लिखवा रहा हूं, ताकि रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ध्यान से देखना भाई। एनर्जी तो बन गई, लेकिन उसको भाई पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना भी तो है ना। पूरी बॉडी के अंदर उसको पहुंचाना भी तो है। तो सर गोल्जी बॉडी यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी ट्रांसमिटेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, गोल्जी बॉडी, मैं टेक्निकल टर्म आपको लिखवा रहा हूं, एक एक की टर्म लिखवा रहा हूं, इससे आपको चीजें
रिलेट करनी पड़ेगी कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में हमने एनर्जी तो बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी से कहता है ओ गोल्गी बॉडी बहुत सो लिया, अब चलो एनर्जी बन गई है, इसको अब आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, इसको पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना है। तो गोल्गी बॉडी जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब यहीं पे आ जाओ, एक और कंसेप्ट ध्यान से याद रखना। मुझे एक बात बताओ, अगर पूरी की पूरी सेल के अंदर छेद रहे, पूरी की पूरी सेल के अंदर अगर स्पेस रहेगी, सपोज मैंने इसको यहाँ 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 सब जगह से तोड़ दिया, तो यार ये जितने भी आपके ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, या जितनी भी चीजें आपकी सेल के अंदर है, वो सब तो बाहर निकल जाएगी, यस राइट? सर। यस सर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ऐसे छोटा सा यहाँ पे जगह बना दूं, यहाँ पे छोटा सा जगह बना दूं, यहाँ पे छोटा सा जगह बना दूं, इट मीन सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ पोर्स की तरह हम बना दें, छोटी 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 स्पेस, ठीक है? और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के पास इतनी क्षमता होती है कि वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही पास होने देता है ना? इसका मतलब ये नहीं कल को माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि मुझे ना सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाना है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बोलेगा बस बाहर जाना है, चल बैठ वहां पे, बाहर जाएंगे, ये एनर्जी बनाओ। लेकिन जब गोल्गी बॉडी आएगा, गोल्गी बॉडी कहेगा कि यार मुझे ना बाहर जाना है भाई, पूरे बॉडी में हमें एनर्जी पहुंचानी है, पूरे शरीर में। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सोचेंगे अच्छा ऐसा है, ठीक है आप चले जाओ, हम आपको ना थोड़ा सा रास्ता देते। तो पॉइंट यहां पे लिखना कि सर जो सेल मेम्ब्रेन है प्लस में सेल वॉल है, ये सर कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर होने देती हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं सर। बिल्कुल सही, सेमी परमिएबल कह लो या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है? एग्जाम में अगर डायरेक्टली दे देगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन तो आप पकड़ लोगे, इसीलिए एग्जामिनेशन में चांसेस हैं कि आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिले। सभी को पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ जी क्लियर है। यस सर। तो गोल्गी बॉडी जो है वो बेसिकली आपका हेल्प करने का काम करता है, ठीक है? एक ही स्लाइड बची है, चलो कोई बात। गोल्गी बॉडी सभी बच्चे को क्लियर है? यस सर। अब आ जाना थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ध्यान से समझना। सर वेट, जी बताइए। सर आपने जैसे बोला बोला कि ये गोल्जी बॉडी सेल से बाहर निकलते हैं, तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन दूसरे सेल में जाके कर सकता है? मतलब एक सेल से बाहर निकल के फिर दूसरे में, फिर वहां से बाहर निकल के और देखो दूसरे में, अब ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्टेशन का जब आपने कंसेप्ट पूछ लिया तो ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट सुनो। वैसे तो ये ब्लड वाले उसमें आता है, लेकिन यहाँ पे सुनो कोई बात। सर जब आप सांस लेते हो ना, अब ध्यान से देखना, ये है हमारा रवि, है ना? ये रवि रवि करके एक बच्चा आता है, ये है हमारा रवि। इसने ली सर सांस, ठीक है? अब इसकी जो नोज होगी, सपोज इस टाइप की नोज है, इसमें दो तरीके के आपके होल हैं। अब नोज में जब ये ऑक्सीजन जाएगी तो भाई आपके नोज के अंदर कुछ हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप शायद नॉस्ट्रल्स बोलते हो, ठीक है? वो आपके काफी ज्यादा ऑक्सीजन की जो भी डस्ट वगैरह है उन सबको कंट्रोल करके, उन सबको वहां पे चिपका के बेसिकली आपके लगभग आप कह सकते हो 80 to 90% प्योर ऑक्सीजन ही होता है वो, उसको भेजेगी सर लंग्स के अंदर। उसको कहां भेजेगी मेरे दोस्त? सर उसको भेजेगी लंग्स के अंदर। अब ध्यान से समझना, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो O2 से ये गया नोज में, ठीक है? O2 से गया नोज में, नोज ने जो भी वहां पे बाल वगैरह थे उसको थोड़ा सा डस्ट को वहां पे चिपकाया एंड 80 to 90% आपकी ऑक्सीजन को भेज दिया लंग्स के अंदर, राइट? इतना सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, लंग से जो आपका O2 है वो जाएगा ब्लड में, ऑक्सीजन तो आ गया। अब सर जी पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना है,
तो लंग्स कहता है ऐसा कौन सी चीज है जो पूरे बॉडी में फ्लो करती है कॉन्टिन्यूअसली। आपका भी आंसर होगा सर ब्लड, है ना। ब्लड तो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता है। तो हम क्या करते हैं, ब्लड को बुलाते हैं, ओ ब्लड, ब्लड भाई इधर आओ। देखो यार इतना ऑक्सीजन आ गया है, आप ना ये ऑक्सीजन ले लो। लो हम आपको ऑक्सीजन देते हैं, इसको जरा थोड़ा सा पूरे बॉडी में पहुंचा दो। तो ब्लड कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे पास इतना ऑक्सीजन आ गया, हम थोड़े से भारी हो गए हैं, हमें थोड़ा सा धक्का उक्का मारो, थोड़ा सा हमें पुश करो। लंग्स कहता है अब यही सब काम हमारे पास रह गया है, हाँ और काम नहीं है हमारे पास, तुमको चले पुश करें हम। ब्लड कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी और से हेल्प मांगता हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट आता है हार्ट। मैं अभी आपको सिर्फ रिलेट करा रहा हूँ, डिटेल से आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। अब हार्ट इसके ऊपर प्रेशर मारता है। प्रेशर कैसे मारता है मेरे दोस्त, 120 का प्रेशर मारता है। और प्रेशर मारने के बाद ये ब्लड आपका जो है पूरी की पूरी आपके बॉडी में जाता है, ठीक है। फिर ये साइकिल रिपीट होती है, आप ध्यान से देखना। बॉडी में गया, एक साइड ऑक्सीजन दिया, और दूसरे साइड से मेरे दोस्त ये बॉडी से इम्प्योरिटीज ले आता है वापस आपके ब्लड के अंदर। अब जब ये ब्लड वापस आपका आता है लंग्स में, तो बीच में हार्ट प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल, इसको वापस से प्रेशर देता है। लेकिन क्योंकि इस बार इसको पूरी बॉडी में ना जाके सिर्फ और सिर्फ लंग्स में जाना है, तो प्रेशर मारता है 80 का। इसी को आप कहते हो ब्लड प्रेशर, बीपी। क्लियर है भाई। यस सर। यस सर। तो ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, 80/100। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। ये कंसेप्ट जिसके नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, गौरव ने पूछा था, गौरव का डाउट था, उसको मैंने बता दिया। जिसको नहीं समझ में आया परेशान मत होना, सिर्फ इतना याद रखो सर गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ये कंसेप्ट याद है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आ जाओ सर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ठीक है। ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। राइट, आओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सर ये जो ऑक्सीजन वाला आपने किया ना, ये ऑक्सीजन नोज के बाद आपके डिफरेंट 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 भाई लंग्स में जाने से पहले आपके कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, कितने सारे सेल्स आएंगे। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंट 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 माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। उससे पहले यहां पर एक चीज बनाओ लाइक दिस, फिर से वापस बनाना। तो इसको कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना, ठीक है। बिल्कुल बस आराम से संयम बना के रखिए, बहुत जल्दी हमारी ये क्लास एंड होने वाली है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना मेरे दोस्त, इसको हम कहते हैं सर क्रिस्टी। इसका मतलब सर आप पॉइंट हमें लिखवाना चाह रहे हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी, इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि सर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन इज अ बेसिक नीड। यानी अगर कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो बॉडी के अंदर, चलो तो मैं मानता हूं कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं, बट द ऑक्सीजन इज अ बेसिक नीड। तो यहां से सर आप क्या चीज समझ सकते हो कि सर O2 हमने यहाँ नोज से लिया, नोज के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया इसे कलेक्टिवली भेजेगा लंग्स के अंदर थ्रू गोल्जी बॉडी। क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, ये हो गया सर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। अब सर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है ना कि कुछ ना कुछ लिक्विड जैसा होता है, तो लिक्विड को मैं इस कलर से बना दे रहा हूं। सर इसके बीच में ना कुछ जो है लिक्विड भरा रहता है इस तरीके से। इस लिक्विड को मेरे दोस्त हम कहते हैं सर
मैट्रिक्स। ब्रैकेट में लिख लो लिक्विड लाइक मटेरियल, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिक्विड मटेरियल इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट और लिखो सर, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर मेरे दोस्त आपकी एक साइकिल चलती है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। कल को पूछे सर क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना, लिखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलती है सर क्रेब्स साइकिल। अब ध्यान से मेरे दोस्त देखना कि क्रेब्स साइकिल में आपका होता क्या है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। क्रेब्स साइकिल में सर ये है आपका O2 आ गया भाई, ये फिर इसकी साइकिल चलेगी दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल आपका अल्टीमेटली बना के देगा एटीपी, दैट इज, जिन्हें फुल फॉर्म नहीं पता हो यहां पे लिख लो एडिनोसिन, ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन, वेरी गुड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही आप कहते हो यूनिट ऑफ एनर्जी या एनर्जी करेंसी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को मेरे दोस्त आप कहते हो, सॉरी जनरल सर, हाँ, इसको आप कहते हो करेंसी ऑफ एनर्जी या फिर यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं करेंसी लिख रहा हूं बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर आपको यही टर्म देखने को मिलेगा, करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी ये आपका होता है एटीपी। ये बनाता है मेरे दोस्त आपका जो क्रेब्स साइकिल है, ये आपको बेसिकली जो है मेरे दोस्त एटीपी बनाकर देता है। क्या ये कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। यस सर। और जब Yes, आपकी sir. 38 एटीपी बनती है दैट इज 38 एटीपी, तब आपका बनता है एक ग्लूकोज। ठीक है, यानी सर 38 एटीपी इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज। क्या ये कंसेप्ट सभी बच्चे को क्लियर है? यस यस सर। सर। बाकी क्रेब्स साइकिल वगैरह हम अपने आने वाली क्लासेस में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर क्रेब्स साइकिल कैसे चलती है, तो ये बता देना कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका O2 वगैरह आएगा, O2 जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो हमें एटीपी बनाकर देगा। 38 एटीपी इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज एंड एटीपी इज योर करेंसी ऑफ एनर्जी या फिर आपका यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सर क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल या फिर पार्ट ऑफ द सेल, आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। तो मेरे दोस्त थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार वापस से। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 मिलेगा आपको कल की क्लास में। ठीक है, बेसिकली हमने दो ही स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। तो सर बायोलॉजी को हमने देखा, हमने सर सेल के बारे में भी देखा, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी भी कंप्लीट करी, सेल थ्योरी भी कंप्लीट करी, एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में दो चीजें हमने देखी, माइटो एंड गोल्जी, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। एक एक कंसेप्ट मेरे दोस्त रिवाइज कर लेना, जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे की चीजें आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद बोलने से पहले थोड़ा सा ले लेते हैं आपके डाउट्स। खाली 8 बच्चे बचे हमारी क्लास में, वाह वेरी गुड। अच्छा 11 हो गए। हाँ जी बताइए, कोई डाउट्स है? एनीवन? ओमवीर, शशांक, सोनिया, भाविका, प्रवेश? सर नो डाउट्स। Sir, Krebs cycle is a part of mitochondria or part of cell?
नहीं, ये बेसिकली देखो, क्रेब साइकिल एक साइकिल होती है। इट इज, अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या फिर आपका सेल के अंदर होता है, तो बेसिकली मोटा मोटा देखोगे तो सेल के अंदर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका सेल का ही पार्ट है ना, राइट। यस सर। लेकिन सेल के अंदर स्पेसिफिकली पूछे कि कहां पर होता है, देन द आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। अल्टीमेटली हो तो सेल में ही रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, एनी डाउट्स? नो नो सर। सर। नो सर। बंगाली बाबू कोई डाउट? सौविक, नो सर। ओमवीर, नो डाउट सर। चलो गुड। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर पढ़ाई करते रहिए। संडे, संडे या फिर सैटरडे, चलो देखो, सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन आपको मिलेगा एक अच्छा सा सरप्राइज। टेस्ट वगैरह नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैराथन हमारी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सैटरडे को 7 से 9 एंड रात में 10 बजे से लेके सुबह जब तक मेरा मन करेगा। वो सरप्राइज सबके लिए फ्री है। आपको भी मिलेगा, जो बच्चे फिलहाल के लिए किसी कारणवश आपके साथ पैचेस में नहीं आ पाए, उनके लिए भी वो सरप्राइज है, ठीक है, ताकि वो भी एटलीस्ट अपने पेपर को क्लियर कर सके। डन है भाई सभी को? आए सर। यस सर। यस सर। चलो, तो जो भी सरप्राइज मिलेगा उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करना, बाकी मजा आने वाला है। डन है भाई? चलिए। यस सर। एंड सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। मैं पहले ही बता दे रहा, हो सकता है कि जो आपका अगला सरप्राइज टेस्ट है वो मिक्स हो। सर करंट अफेयर्स भी हो, सर वर्ल्ड मैप भी हो, आपका इकोनॉमिक्स भी हो, बायो में जो आज पढ़ाया वो भी हो, है ना, करंट अफेयर्स भी हो, जितना मैं ग्रुप के ऊपर भेजता हूँ। तो ये सारी चीजें मिक्स होके 50-60 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है परसों हो, नेक्स्ट मंडे हो, कभी भी हो सकता है, तो तैयार हो, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट ठीक है, सरप्राइज टाइम मत चेंज कर दीजिए। टाइम यार देखो ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह हो जाए, बट एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हूँ, तो कुछ टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टू मैनेज, है ना। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही, नहीं तो मुझे सुबह पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स में क्या, खेलो भारत? खेलो भारत नहीं होता मेरे दोस्त, खेलो इंडिया होता है। हाँ, वही खेलो इंडिया वाला। खेलो इंडिया होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, आ, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। खेलो इंडिया, एक्चुअली अपने यूनिवर्सिटी में भी वही ज्यादा अभी हो रहा है ना, इसलिए मैं भी इन्वॉल्व हूँ। खेलो इंडिया इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सर। चलो, हाँ बताइए, सर एक डाउट है मेरा। बताइए। जैसे सर मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो वो मेरे दोस्त लोगों के घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ तो मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरी उम्र का तो कोई है नहीं। मतलब जो है वो भी घर ही में रहते हैं, मतलब बोलचाल नहीं है। मतलब मैं पढ़ता हूँ, घर में रहता हूँ, छत पे जाता हूँ, बाहर घूमता हूँ, बस यही सब होता है। खेलने का तो सर वक्त ही नहीं मिलता। तो सर ये एसएसबी में अगर उन्होंने पूछ लिया हॉबी में, तो क्या बताऊंगा? वो जो सर देखो, बुक भेजते हैं हॉबी वो में तो पढ़ता जरूरी रहता। थोड़ी ना है कि आप स्पोर्ट्स से लिखो, ठीक है। हॉबी में इट इज नॉट, आप हॉबी में, मैं आपको सबसे बढ़िया हॉबी बताऊं, जिससे अगर आपने उस हॉबी को प्रूव कर दिया। देखो, हॉबी मतलब क्या होता है, जिसको आप करने के लिए टाइम निकालते हो। और इंटरेस्ट क्या है कि जब आपको फ्री टाइम मिला तब आपने वो काम कर लिया, ठीक है। यस सर। जैसे सपोज, अगर मेरी हॉबी है वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ना या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना, तो मैं बेसिकली उसके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। लेकिन मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना या हॉकी खेलना, तो वो जब मुझे संडे को अगर 2 घंटा टाइम मिल गया, मैं उस दिन खेल लेता हूँ, दैट्स इट। अब देखो, हॉबी में आपको 3-4 सबसे अच्छी अच्छी बताता हूँ। पहली हॉबी, आप लिख दो स्टडीइंग अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ये हॉबी अगर आपने प्रूव कर दी, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। शर्त क्या है, जो भी क्वेश्चन सामने वाला बंदा आपसे पूछे, यू हैव टू आंसर इट, सर ठीक मैंने है। तो ठीक ही कर रखा है, मैं यही बोलूंगा। हाँ, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसने आपसे पूछ लिया, अच्छा जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मुझे बताना ईरान की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी। अब आप सोच रहे हो वहां पे, सर 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 अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन पूछेगा वो। दूसरा, मुझे बताइए बाल्टिक नेशन में कौन से 3 देश आते हैं। सर सर जैसे आपने 2 बार सर किया, उसको पता चल जाएगा कि ये भाई बस, है ना,
जोश में आके इसने लिख दिया, इसको पता होता कुछ नहीं। तो ये काम मत करना, ये इससे आपका पूरा पर्सनल इंटरव्यू खराब हो सकता है, ठीक है। यस। हाँ, तो अगर लिखा है तो उसके बारे में नॉलेज होना मस्ट है। मैं क्यों कह रहा हूँ जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट लिखने को, बिकॉज वर्ल्ड मैप जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, आपका इंटरनेशनल रिलेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप वो एज अ हॉबी लिख सकते हो, नहीं तो आप हॉबी लिख दो सर गार्डन, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, है ना, या आप एक हॉबी लिख दो रिसर्चिंग, है ना। आ जाओ, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है मेरे साथ काम करने में रिसर्च की फील्ड में, तो मेरे साथ काम कर लो यार। मैं भी अभी एक रिसर्च में लगा हुआ हूँ, है ना। वाईएमए का हमने खोल रखा है रिसर्च डिपार्टमेंट, तो उसमें भी अभी एक रिसर्च चल रही है। तो अगर किसी को उसके अंदर कुछ चाहिए तो हमारे साथ काम कर लो यार, कोई दिक्कत किस नहीं पर है। चल रही सर? वो यार देखो, मेरी पर्सनल रिसर्च है, मेरी 2-3 लोगों की टीम है, बट मैं हम वो वाईएमए के अंडर कर रहे हैं। मैंने यशमूर सर से कहा कि सर वाईएमए का हम एक रिसर्च डिपार्टमेंट खोल देते हैं, आरएनडी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें हम रिसर्च करते हैं, जिस दिन सक्सेसफुल हो गई उस दिन बता दें। किस पे रिसर्च कर रहा हूँ ये मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके तो सर। आप ये कर सकते हो। बाकी रीडिंग बुक्स यार, देखो सबसे अच्छी हॉबी, बुक्स पढ़ लो, रीडिंग बुक्स, हाँ सर, ठीक है। वो तो पढ़ता है, जो मतलब जो सौरभ सर भेजते हैं। सौरभ सर देखो रीडिंग बुक्स आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पढ़ लो, नो इश्यूज। हैरी पॉटर वगैरह ना, हाँ पढ़ हाँ सकते हाँ, हो। वही हैरी पॉटर, हैरी लव पॉटर स्टोरी वगैरह ऑफ ए पढ़ क्वीन। सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लव स्टोरी ऑफ अ, लेकिन हाँ ये बुक देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ये सारी बुक अच्छी है, लेकिन सीरियस में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा ना ऐसी बुक्स पढ़ो जिससे आप सोसाइटी को समझ पाओ। अब वो आपसे देखो पूछेंगे क्या कि सर आपने अच्छा लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो पढ़ी, इससे आपने सीखा क्या। आपको 5-6 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अच्छा सर पूरी बुक को मैंने 5-6 पॉइंट्स में समराइज कर दिया, ये पॉइंट्स मैंने इससे सीखे। लाइक राइट नाउ आई एम रीडिंग अ बुक नेम द पैलेस्टीन लेबोरेटरी, ठीक है। द पैलेस्टीन लेबोरेटरी मैं इस टाइम पे पढ़ रहा हूँ। अच्छा देखो, क्या हुआ ना, जो अमेजन के यशमोर ऊपर सर वो ने बुक थी। डीएनए में बोला था शायद, है ना सर? हाँ, तो या मैंने अमेजोन के ऊपर देखी 2000 रुपए की बुक। मैं कहा यार 2000 रुपए की बुक है। सर मैंने भी। हाँ, अब इसको हम क्या करें यार, 2000 की तो बुक है ये। मैंने उसका पूरा इंटरनेट विकिपीडिया जितना ड्राइव वगैरह सब खोल डाला, मुझे कहीं से मिल गई उसकी पीडीएफ। मैं गया अच्छे से भाई, प्रिंट आउट वगैरह निकलवाया, 200 रुपए की मुझे पड़ी। 200 रुपए में पूरी बुक मेरे पास आ गई। आई एम एंजॉइंग इट, सिंपल। अब उसका जानते हो की पॉइंट क्या है कि हाउ इसराइल इज एक्सपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। हाउ इसराइल इज एक्सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। अगर पूरी बुक को मुझे एक लाइन में डिफाइन करना, तो उसके अंदर भाई बहुत अच्छी किताब है, आप वो भी पढ़ सकते हो। और इसी तरीके से पढ़ना, 2000 रुपए खर्चा मत करना, प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लो, प्रिंट आउट करा लो, उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा लो, पढ़ लो आराम से। तो आप ये कर यस सकते सर। हो। और अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो यार बहुत अच्छी बात है ना। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, फोकस ऑन दी सोल्यूशन, ठीक है। यस सर। या आप एक ये अपनी हॉबी में डाल सकते हो सर, स्टडिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट एनवायरमेंट, है ना, अबाउट नेचर। अभी कल जैसे मैं एक किताब लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। कल मैं एक बुक लेके आया हूँ, दैट इज ऑफ, ये देखो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ये सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हो। जब ये सारे पॉइंट्स आप रखोगे ना सर, रीडिंग बुक्स, स्टडिंग अबाउट एनवायरमेंट, स्टडिंग अबाउट नेचर, तो उन्हें लगेगा यार ये ऑफिसर है, हर एक काम तो करेगा ये जिस एरिया में जाएगा वहां उनके डेवलपमेंट की भी बातें करेगा, है ना। आपने जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, तो कल को आपको पता है कि चीजें हैंडल कैसे करनी है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। किसी को मैंने देखा था यार अपनी हॉबी में लिखता है सर प्लेइंग पबजी। कैसी हॉबी है यार, मतलब प्लेइंग गेम्स कैसे हॉबी हो सकती है। किसी ने लिख रखा है सर प्लेइंग ड्रीम 11। भाई सट्टा खेल रहे हो आप, सट्टा प्रमोट कर रहे हो, वो आपकी हॉबी है।
हाँ, वो आपकी हॉबी है। तो मतलब इस तरीके की चीजें मत लिखना, जेन्युइन चीजें लिखना। गैम्बलिंग कैसे हॉबी हो सकती है? हाँ, गैम्बलिंग कैसे हॉबी हो सकती है? अब कह दो सर आपकी हॉबी क्या है? माय हॉबी इज फाइटिंग सर। जहां जो मिल जाता है उसको तोड़ तोड़ मरोड़ देता हूँ। तो मतलब आर्मी में जाके यही करोगे, जो जहां मिल गया उसको मारने लगोगे? फिर तो इस यूनिटी। तरीके की चीजें मत लिखना। हाँ, तो बेसिकली समझाने का क्या मतलब है कि हॉबी में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी मतलब जेन्युइन चीज, है ना। और आप लोग को भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मैं इसी किताब से पढ़ाऊंगा, बिकॉज इट इज अ बुक फॉर सिविल सर्विसेज मेंस, है ना। जो भी आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मेंस की किताब है ये, तो इसी से मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा दूंगा। आपका भी थोड़ा नेचर वगैरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अभी एंड करें इसको। यस सर। चलिए, सो जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Yes, sir. जय जय हिंद हिंद सर। सर। जैन सर। थैंक यू।